हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा हम 9th क्लास का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे एंड हमने उसमें अपनी 2 क्लास कवर कर ली हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले देखो सेल के बारे में जाना था कि एग्जैक्टली सेल है क्या। फिर हमने सेल की डिस्कवरी देखी, किसने सेल को डिस्कवर किया, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, वो भी डेड सेल को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद में हमने कंटेंट देखा था कि हम एग्जैक्टली सेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स की हमने बात की थी। ये सभी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर की बात करें तो सेकंड लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा था, डिफ्यूज़न। हमने बहुत सारे प्रोसेस जाने थे कि डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एग्जैक्टली सेल थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, किसने उसको एक्सपैंड किया। रुडोल्फ विर्को की बात की थी, स्लाइडिंग श्वान की बात की थी कि स्लाइडिंग श्वान ने सेल थ्योरी में क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं सब किसके बने हुए हैं, सबकी सेल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और उसके बाद उन्होंने जो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्को, उन्होंने क्या बोला था कि सेल जो है अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी सेलुला ओमनी सेलुला के बारे में उन्होंने बात की थी। तो अगर हम बात करें, वेरी गुड, अपने नेक्स्ट लेक्चर की, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा बेटा। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये हमारा लेक्चर 3 होगा। यस, तो लेक्चर 3 में हम देखो क्या करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं एग्जैक्टली कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे प्रीवियस क्लास का। मैंने आपको वैसे तो शॉर्ट में बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जो मेन हमने डिस्कस किया था वो हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, उसके बाद हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात की थी। तो देखो एक बार मैं तुम्हें फिर से रिकॉल करा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ डिफ्यूजन एंड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक इन सॉल्यूशंस की बात करूँ या ऑस्मोसिस की बात करूँ, तो बेटा क्या होता है एग्जैक्टली कि सेल पढ़ने वाले हम, सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन। सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। प्रीवियस क्लास की भी और इस क्लास की भी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके अब हम कनेक्ट करके पढ़ने वाले, लिंक करने वाले इन चीज़ों को। तो हमने बात की थी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात की थी बेटा? सेल मेम्ब्रेन की। और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, देखो सेल मेम्ब्रेन अभी हमें पढ़ना है कि है क्या एग्जैक्टली, बट सेल में क्या होता है, अगर मैं आपके लिए किसी भी सेल को ड्रॉ करूं तो एग्जैक्टली होता क्या है सेल में। ये कोई सेल है तो ये उसकी क्या हो गई बेटा? मेम्ब्रेन। ये अंदर उसके क्या हो गया? उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं, उसके लिए बेटा 2 मेथड होते हैं। उसके लिए 2 मेथड होते हैं। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, सेल उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होगा, चीज़ों को अंदर भेजना है और अंदर से चीज़ों को बाहर भेजना है, यानी ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ये होता है जहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ को यानी एक्सचेंज करने के लिए, मटेरियल को सेल के अंदर बाहर भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं नो एनर्जी। अगर आपसे पूछे पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, तो इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस वेयर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना एनर्जी यूज़ हुए चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। इसके बेटा 2 मेथड थे जो आपने पढ़ा था ना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? पैसिव मोड के अंदर। किसके अंदर बेटा? पैसिव मोड के अंदर। तो क्यों मैं आपको ये चीज़ें ऐसे पढ़ा रही हूँ डायरेक्टली बीच में से, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? डिफ्यूज़न की एंड ऑस्मोसिस की। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बेटा किसके अंदर आते हैं? ऑस्मोसिस। ये क्या है? दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट का मोड है। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो क्या होगा इनमें, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी आपको मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, इनमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, किसकी बात करूँ बेटा आपसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव यानी किसी ना किसी चीज़ का क्या होना है, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़नी है किसी भी मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। और एनर्जी क्या होती है, एटीपी, एटीपी इज यूज्ड, कह सकते हो क्या यूज़ होगी बेटा, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म बताएगा कोई बच्चा मुझे, देखो मैं लिख देती हूँ, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ आती है पक्का, एडिनोसाइन, देखो मैं सही से लिखने की कोशिश करती हूँ, TRI ट्राई फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया बेटा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट हो गई एनर्जी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। बताओ इतना क्लियर है। मैंने आपसे कहा, हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की मेम्ब्रेन में चीज़ों को यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, दो तरीके होते हैं, पैसिव और एक्टिव। अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो वो कौन सा मोड हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या हो गया बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बताओ पैसिव में हमारे दो तरीके आ जाते हैं, हम लिख सकते हैं पैसिव में हमारे दो मोड हैं, अभी लिखा है कौन कौन से, एक तो डिफ्यूज़न और एक ऑस्मोसिस। दोनों क्या है, पैसिव मोड है, यानी यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताओ क्लियर है सबको इतना। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, रिवीजन में देखो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, इट इज द, लिखा था हमने क्लियरली, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, किसका बेटा, सब्सटेंसेस का, फ्रॉम, बताओ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लोअर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन और हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बताओ फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम ऐसे समझो, तुम्हारे घर में क्या लगी रहती है, समर लगी रहती है, ठीक है, नीचे समर लगी है, ऊपर क्या लगी है, टंकी लगी हुई है पूरा। अब उसमें पानी भेजना है तो तुम क्या करते हो, बटन ऑन करते हो, लाइट आने पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब जाके वो पानी ऊपर जाता है। तो अगर मान लो पानी क्या होता है, पानी मैंने बोला ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, तो यानी फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। तो अगर हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आप लेके आओगे तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे लेके जा रहे हो, लोअर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हो, तो वहां आपको क्या देना पड़ा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, यानी आपको एक मोटर चलानी पड़ी, उसके थ्रू पानी को ऊपर लेके जाना पड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा डिफ्यूजन में सब्सटेंस कैसे चलेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था परफ्यूम स्प्रे का, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन की, किसकी बात करती हूँ बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, यानी किसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, आपके पास मैटर तीन टाइप के मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों मैटर में से सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ होगा, गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर, किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, तो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूँ तो किस में होता है, गैसेज में, फिर किस में मिलता है बेटा, लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूजन कहाँ होता है, सॉलिड्स में। तो डिफ्यूजन मोस्टली हम कहाँ स्टडी करते हैं, गैसेस के अंदर। कहाँ स्टडी करते हैं बेटा, गैसेस के अंदर। वेट, गैसेस के अंदर हम डिफ्यूजन को स्टडी करते हैं। दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन की सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, तो ये क्या था ऑस्मोसिस बेटा, मूवमेंट था वाटर मॉलिक्यूल्स का। क्या था ये, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम, कैसे बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बताओ क्लियर है सबको इतना। यहाँ पर क्या ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी लगती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड,
लिख देती हूँ मैं, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की ज़रूरत बेटा यहाँ पर नहीं पड़ती है। बताओ इतना क्लियर है सबको। अब उसके बाद फिर हमने ऑस्मोसिस में हमने क्या बोला था, ऑस्मोसिस के बाद हमने स्टडी किया था कि सेल को अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो क्या क्या हो सकता है। तो बेटा वहाँ 3 कंडीशन बनती है। पहली हमने पढ़ी थी हाइपोटोनिक, फिर दूसरी पढ़ी थी हाइपरटोनिक और तीसरी पढ़ी थी हमने आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होती है, पहले हाइपर की बात करते हैं। चलो अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, सल्यूट हाइपर, हाइपर मैंने कल भी समझाया था क्या होता है, मोर, मोर मतलब क्या होता है, जहां पर सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बताओ क्लियर है इतना सभी को। फिर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब लेस, तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा। हाइपोटोनिक की बात करूँ तो वहाँ पर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो गई, दैट सोल्यूशन, दैट मीडियम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, और उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। बताओ इतना क्लियर है। फिर आपको 2 टर्मिनोलॉजी और जाननी थी, 2 टर्म्स जानने थे ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड। वो क्या है, देखो एक है एंडो ऑस्मोसिस और एक है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब क्या होगा, कोई चीज़ अंदर आएगी, ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है यानी मूवमेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे यानी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। सेल के अंदर जब पानी आएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। अगर मैं बात करूं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर जाना, एक्सो मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो बाहर का मतलब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड फ्रॉम द सेल, जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, सेल से बाहर जाएगा, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। तो बताओ ऑस्मोसिस सबको क्लियर है, क्या है ऑस्मोसिस, मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या कह सकते हो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए बेटा हम एक और टर्म यूज कर लेते हैं, क्या, अलोंग, कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए प्रिपेयर रहना हर चीज के लिए, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी आपको कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने हाइपरटोनिक देख लिया, हाइपो देख लिया, आइसोटोनिक सोल्यूशन देख लिया। एंडोऑस्मोसिस, एंडो मतलब किसी चीज़ का अंदर आना, वाटर मॉलिक्यूल का अंदर आना इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। सेल से बाहर जाना वाटर मॉलिक्यूल का इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। बताओ सबको क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो डिफ्यूजन, यहाँ पे आपको एक डायग्राम में दिखा दिया है कि डिफ्यूजन क्या है, गैसेस में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जो आप एयर इनहेल करते हो उसमें ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन का आपके लंग्स के थ्रू क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस है, मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। बोलो क्लियर है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि लंग्स में आप जो एयर लेते हो वो क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। अब देखो यार, डिफ्यूजन और आपको ऑस्मोसिस के बीच में कुछ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो देखो पॉइंट्स दिए हैं, इट अकर इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। ऑस्मोसिस के लिए आपको क्या चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए, क्योंकि देखो डिफ्यूजन तो गैसेज में भी पॉसिबल है, लेकिन ऑस्मोसिस किस में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। उसके बाद डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉइलिड, लिक्विड और गैसेस कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी सॉल्वेंट चाहिए होगा इसको, सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। अब देखो डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन के लिए बेटा अभी पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, बस पेशेंस रखना, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हटाना, आसपास चाहे तुम्हारे कुछ भी हो रहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान रखना है कि मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, तभी चीज़ें समझ आएंगी। तो पढ़ेंगे अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। इससे बाद हमने क्या बोला है ऑस्मोसिस में कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है। आप देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली होती क्या है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, या फिर मान लो कि ये आपकी, अच्छा स्ट्रक्चर से पहले एक और टॉपिक आपका मिस हो गया, इसके बाद हम ऐड करते हैं, वेट अ मिनट, यस। हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे जाने से पहले ना शेप एंड साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं।
शेप ऑफ सेल, जिस सेल की आप शेप जो सेल पढ़ रहे हो आखिर उसकी शेप क्या होती है, तो बेटा इट कैन बी, यानी किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। एनी टाइप ऑफ सेल यानी एनी टाइप ऑफ शेप कैन बी फाउंड इनसाइड द सेल, सेल की किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। ये क्या हो सकती है, ओवल हो सकती है, ठीक है, पॉलीगोनल हो सकती है। देखो कितना मोटा पेन चल रहा है, ओवल, रेक्टेंगुलर हो गया, उसके बाद पॉलीगोनल हो गया, ठीक है, पॉलीगोनल, स्फेरिकल हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी टाइप की यानी शेप की। स्पिंडल शेप क्या हो गया, देखो यहाँ लिख देती हूँ, स्पिंडल शेप की हो गई, यानी किसी भी टाइप की आपको सेल मिल सकती है। एक्सेट्रा, एनी टाइप ऑफ शेप हो सकती है सेल की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, कि सेल की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होती क्या है। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सेल की शेप देख लिए, किसी भी टाइप की हो सकती है। अब सेल में मिलता क्या क्या है, देखना मेरी बात ध्यान से। ये सेल है, ये मैंने स्फेरिकल यानी सर्कुलर यानी कह सकते हो स्फेरिकल सेल ले ली है। ये उसका न्यूक्लियस है, देखो चलो अलग अलग कलर से बनाते हैं। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बाद ये क्या है, सेल का कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, देखो क्या है ये, साइटोप्लाज्म है। और उसमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल, देखो सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये मैंने सेल ऑर्गेनल्स डाल दिए, तो देखो सेल ऑर्गेनल्स अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। बताओ क्लियर है इतना। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में सबसे पहले आपको देखने को क्या मिल रही है, बाहर ये देखो इस तरीके से लेयर मिल रही है व्हाइट कलर की, सबको दिखाई दे रही है। ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली होती क्या है, तो बेटा इट इज द, सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, देखो इट इज द outermost covering, it is the outermost covering of cell। ये क्या होती है, सेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन। और देखो इसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, आप इसको क्या क्या कह सकते हो, चलो अलग कलर से लिखते हैं, लेट्स यूज द ग्रीन कलर। आप इसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। आप इसको और क्या कह सकते हो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके नेम हो गए कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। और ये होती क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। कोई भी चीज पढ़ रहे हो देखो, तो सबसे पहली चीज कि सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, वो है क्या, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक, क्या है बेटा, आउटर मोस्ट। जैसे व्हाइट कलर की मैंने आपको ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। कवरिंग है बाहर, सब कुछ इसके अंदर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन के कि क्या इसका फंक्शन होता है, तो देखो लिखा है क्लियरली आपके लिए, क्या लिखा है देखते हैं, लेट्स सी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow or permits the entry or and exit of some material in and out of the cell। देखो ऐसे समझो इसका फंक्शन, आप रहते हो, ठीक है, आप हो, आपका घर है, उसमें आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके घर में सिर्फ आप या आपके फैमिली मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव्स या जो भी नन जान पहचान वाले होते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स या नेबर्स आ सकते हैं। इतने ही लोग आ सकते हैं। मान लो कोई अजनबी है, कोई कबाड़े वाला है जिसको आप जानते ही नहीं, कोई भी है, क्या आप उसको अपने घर में घुसने दोगे,
बिल्कुल नहीं घुसने दोगे। तो क्या करते हो, वहाँ पे गेट होता है, आप उसके लिए गेट बंद कर देते हो कि नहीं इसको नहीं घर में घुसने देना है। तो क्या होता है एग्जैक्टली वही गेट का, वही चैनल का काम क्या करती है बेटा, गेट का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है जो अलाउ यानी परमिट करेगी चीज़ों को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। आपके घर का गेट है कि उससे कौन बाहर जा सकता है, कौन अंदर आ सकता है। तो सिमिलरली कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट। क्या, एंट्री यानी अंदर आना, एग्जिट मतलब बाहर जाना ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल का, सभी नहीं। जैसे आपके घर में कोई भी नहीं घुस सकता कि कोई भी अजनबी कहीं से भी उठ के कोई भी इंसान आ जाएगा वो आपके घर में घुस जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सम मटेरियल, कुछ मटेरियल की इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली है क्या, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल which allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell, जो अलाउ करती है कुछ मटेरियल को अंदर आना, कुछ मटेरियल को बाहर जाने के लिए। बताओ क्लियर है सभी को सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली होती क्या है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाएगा आपके घर के अंदर, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर चला जाएगा कुछ भी बाहर आ जाएगा। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही क्या होती है बेटा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही इसके अंदर जा सकती हैं, सब कुछ इसके अंदर नहीं जा सकता, सब कुछ अंदर से बाहर नहीं आ सकता। बताओ क्लियर है सेल मेम्ब्रेन। आई होप सबको बिल्कुल ब्रेन में सेट हो गया होगा। देखो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, देखो मैंने बनाई है व्हाइट कलर की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या बोला, फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है यानी आने देती है या फिर बाहर जाने देती है, एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है कुछ सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर। इसीलिए क्योंकि सब कुछ इसके अंदर बाहर नहीं जा सकता, सब कुछ अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात करते हैं बेटा, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन आखिर बनी किस चीज़ की है, तो कंपोजिशन मतलब मैं लिखती हूँ, देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, I do not know this color will be visible to you or not, so let's change the color. Look at this, it is made up of, composition मतलब किसकी बनी हुई है, made up of, सुनना ध्यान से, चलो मैं ऐसे ही लिखती हूँ थ्योरी फॉर्म में, made up of लिपिड एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी है बेटा, लिपिड एंड प्रोटीन्स की। देखो ध्यान से पढ़ना, किसकी बनी है, दो चीज़ों की मिलके बनी है, एक तो लिपिड की और एक बेटा किसकी, प्रोटीन की। तो अगर आपसे कोई पूछे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर वाली लेयर है, इसका कंपोजिशन क्या है, किसकी बन के मिली है ये, किसकी मिलके बनी है, तो किस किस की बेटा, प्रोटीन एंड लिपिड। किसकी बेटा, प्रोटीन एंड लिपिड। बताओ इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, सेल को सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था, ये मैं आपको बता दूँ, एडिशनल पॉइंट है, आपको ऐसे याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी वही फंक्शन की बात करते हैं, एग्जैक्टली फंक्शन की बात करेंगे, साथ में किसकी बनी है, प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखो इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल, यानी ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत इलास्टिक होती है नेचर में, इसके अंदर कोई फ्लूइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्यों डिफरेंट शेप मिलती है हमें किसी भी सेल की, ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है तो किसी भी टाइप की शेप हो सकती है सेल की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, इट इज़ लिविंग। कैसी होती है बेटा, ये लिविंग, लाइव होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि डेड होती है, सेल वॉल की तरह, डिस्कस करेंगे अभी सेल वॉल। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, अभी बताया, कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ें अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंदर बाहर चला जाएगा, कुछ भी मटेरियल। फिर इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इट होल्ड इनर कंटेंट ऑफ सेल, ये क्या करके रखती है, होल्ड करती है इनर कंटेंट ऑफ सेल। मतलब क्या है, ऐसे समझो कि अभी मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ की थी, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या क्या था, देखो साइटोप्लाज्म था, ऐसे ऐसे करके बताओ बनाया था, तो साइटोप्लाज्म को कंटेन कर रखा है इसने। उसके अंदर फिर मैंने क्या बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था, तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर मिलता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं,
सब चीज़ को किसने ले रखा है, सेल मेम्ब्रेन ने तो होल्ड कर रखा है, इसीलिए बोल दिया कि कंटेंट सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है। बोलो क्लियर है सेल मेम्ब्रेन सभी को? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल वॉल। क्या पढ़ते हैं बेटा? सेल वॉल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं? सेल वॉल तो ये किस में मिलती है? इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स। किस में मिलती है? प्लांट। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, अलग कलर लेती हूँ, कुछ डिफरेंट सा कलर नहीं है इसमें, चलो यही लेते हैं, ग्रीन कलर वैसे तो यूज़ हो गया है। चलो देखो, इट इज़, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ इट इज़ फाउंड इन FOUND, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, GIS, ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये बेटा सबके अंदर मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर मिलेगी, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, ठीक है, एक्सेट्रा, सबके अंदर मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ, अब सेल मेम्ब्रेन देखना, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं लिखूंगी, इट इज फाउंड इन प्लांट्स ओनली। किस में मिलती है बेटा? सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। इसके बाद में फिर इट इज फाउंड इन प्लांट्स, सेल वॉल किस में मिलेगी? प्लांट्स में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, देखो कलर चेंज कर रही हूं मैं, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, ये भी क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन की तरह आउटर मोस्ट कवरिंग है इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है बेटा? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट्स में। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल इन प्लांट्स। ये क्या करती है? शेप को, जैसे एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में बेटा सेल वॉल नहीं मिलती, यहाँ पर इट इज फाउंड इन प्लांट्स, बट देखो एक और पॉइंट लिखती हूँ, बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। किस में नहीं मिलती बेटा? ये एनिमल्स में। बोलो क्लियर है इतना सभी को? एनिमल्स, एनिमल्स में ये नहीं मिलती है। तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं? सेल वॉल की, तो सेल वॉल भी क्या है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। जैसे अभी हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल्स के अंदर, वैसे ही सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट्स के अंदर। ये क्या यहाँ मिलेगी? सिर्फ प्लांट में मिलेगी, एनिमल्स में मतलब ये नहीं मिलती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो सबसे पहला डिफरेंस यही निकल के आता है कि प्लांट्स में तो सेल वॉल मिलती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये भी डिटरमाइन करती है शेप को प्लांट में और प्रोवाइड करती है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब जो भी एक रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। जैसे प्लांट की सेल देखो बहुत सारी इंजरी यानी बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रेस को झेलती हैं, तो उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सेल वॉल का। जैसे देखो अब हम आगे पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। यहाँ पर देखो लिखा भी है, इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल। ये सिर्फ किस में मिलती है बेटा? प्लांट सेल में मिलती है। नॉट प्रेजेंट इन, मैं लिख देती हूँ, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। इट इज़ अ रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो भी कैसी है बेटा? हार्ड है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। क्या होगा प्लांट में? पहले मान लो ये मैंने देखो अभी क्या किया था, सुनना ध्यान से मेरी बात को, मैंने अभी आपको ड्रॉ किया था सेल मेम्ब्रेन, वाइट कलर की सेल मेम्ब्रेन बनाई थी। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखो, मैं इसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देती हूँ। उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या मिलेगी आपको बेटा? सेल वॉल। क्या मिलेगी? सेल वॉल। देखो कुछ इस तरीके से,
ये क्या है आपकी, अब देखो अगर मैं लेबलिंग करूं, सुनो ध्यान से, ये बाहर वाली ग्रीन कलर की क्या हो गई बेटा, सेल वॉल, और अंदर जो वाइट वाइट है, देखो ये दिख रहा है वाइट, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। बताओ क्लियर है? इस तरीके से प्लांट में मिलता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है। अब उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम मेंशन करते हैं, जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल इन प्लांट्स, देखो सेल वॉल इन प्लांट्स मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है बेटा, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की। बताओ क्लियर है सभी को? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, इट इज मेड अप ऑफ, वेरी गुड, सेलुलोज। जो क्या है, देखो लिखा है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। सेलुलोज का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, नॉन लिविंग है एंड फ्रीली परमिएबल है। इसके अंदर से कुछ भी आ सकता है, जैसे दिखा रखा है यहाँ पर, देखो ये आपको दिखा रखी है इस तरीके से स्ट्रक्चर, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, ये क्या है प्लांट के अंदर बेटा, सेल वॉल है। क्या है ये, सेल वॉल। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर देखो ये क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पर ये क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को विजिबल देख सकते हो। बताओ क्लियर है सबको? इतना किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेल वॉल सबको समझ आई? एक बार फिर से बता दूं, सेल वॉल प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती है। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट्स में, जो क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी देती है सेल वॉल। सेल वॉल किसको, प्लांट की सेल को, ठीक है। उसके अंदर क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। डिफरेंस पूछा जाए प्लांट सेल एनिमल सेल में, तो एनिमल्स में नहीं मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी। प्लांट में किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है बेटा सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। आई होप आज की क्लास का आपको सब कुछ समझ आया होगा, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा, मुझे बताइएगा, आई विल सॉल्व योर एवरी डाउट। आई एम हेयर फॉर यू ओनली, आई एम हेयर फॉर माई स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई शैतानी नहीं करनी, पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं करनी है, ओके। एंड आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।